नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है और बढ़े हुए डीए से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि 3 लाख से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे अब आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी इस वक्त सामने आई। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ता इस वक्त बढ़ाया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिसका सीधे तौर पर फायदा 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए डीए से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 4% बढ़ाया गया है डीए। वहीं पुष्करधाम सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने की तैयारी कर रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। वहीं भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आनंद वर्धन दून उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तिमाही आधार पर भ्रमण करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार की जिलों के भ्रमण की ये नई व्यवस्था आगामी जून से आरंभ होगी। वहीं उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी सशक्त उत्तराखंड एट 25 के तहत शासन ने जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था को समाप्त किया है। इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव 1 जुलाई तक सीमित रह रहे थे। इससे उन्हें दूसरे जिलों में कार्यों की नब्ज टटोलेंगे और अधिकारी जिलों का भ्रमण करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर भ्रमण की एक रिपोर्ट भी शासन को सौंपेंगे। पूर्व में हमारी प्रभारी सचिव की व्यवस्था थी, जिसमें 13 जनपदों के लिए 13 प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए थे। तो ये 13 प्रभारी सचिव केवल अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करते थे और उसके अलावा जिसको प्रभारी सचिव नहीं बनाया गया उनका भ्रमण नहीं होता था। तो इस स्थिति को चेंज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है। और अभी आप देखेंगे तो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का भी मुद्दा था और नीति आयोग के शासी निकाय की मीटिंग में भी मुद्दा था। डिस्ट्रिक्ट एज अ फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास है उसका केंद्र जिला होता है और जिले में ही इम्प्लीमेंटेशन विभिन्न जो कार्यक्रम है, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, इसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसको धरातल पर देखने के लिए प्रत्येक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रभारी सचिव सबको कैलेंडर बनाया गया है नियोजन विभाग की तरफ से। तो इसमें प्रत्येक महीने एक जनपद में भ्रमण करेंगे। ये अपने जो विभाग हैं उसके कार्यक्रमों का तो समीक्षा करेंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम्स हैं उसके जमीन पर। तो आपको बता दें कि अधिकारी कार्यों की जमीनी हकीकत को जानेंगे। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में ये अधिकारी पहुंचेंगे, वहां की व्यवस्थाओं को जानेंगे। तो ये जिम्मेदारी अब सरकार की तरफ से अधिकारियों को दी जा रही है। नौकरशाहों को अब जून से पहाड़ चढ़ाने की तैयारी में इस वक्त सरकार है। दरअसल अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का पूरा कैलेंडर इस वक्त जारी कर दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अभी तक जिलों में प्रभारी मंत्री की जो व्यवस्था थी उसी तरह प्रभारी सचिव की भी व्यवस्था होती थी। परंतु कुछ दिनों पूर्व जो मसूरी में आईएएस अफसरों का 3 दिनों का कॉन्क्लेव था, चर्चा थी, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उसमें तय हुआ कि अफसरों को पहाड़ के जिलों में भेजा जाए
और जिले चेंज कर कर भेजा जाए और वर्ष भर में कम से कम वो 15 रात्रि विश्राम जिलों में करें, ताकि लोगों से योजनाओं पर फीडबैक मिल सके, योजना सही बनी नहीं बनी और यदि बन रही है तो उसमें और क्या सुधार हो सकता है। इसके साथ ही जो केंद्र और राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता यानी टॉप प्रायोरिटी के प्रोग्राम हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके लिए एक विस्तृत कैलेंडर तैयार हो गया है। जो नियोजन विभाग के सचिव और सचिव मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के माध्यम से सभी सचिवों को जानकारी भेज दी है और जून माह से अफसरों का पहाड़ का दौरा शुरू होगा। रात्रि विश्राम भी वो करेंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अनुमोदन के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। इससे देखिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, लोगों में एक संदेश जाएगा और सीधे तौर पर सरकार जो प्रयास कर रही है कामकाज के आधार पर, उसको लोगों तक जब अधिकारी जाएंगे तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से यात्री केवल 4.5 घंटे में ही अपना सफर पूरा कर लेंगे। फिलहाल दोनों शहर की दूरी को तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। अब 25 मई से इसका विधिवत संचालन भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली देहरादून वंदे भारत के बाद उत्तराखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। देहरादून से ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर सुबह 11:30 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से शाम को 5:30 बजे को निकलकर देहरादून रात 10:20 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से हरिद्वार, मसूरी और ऋषिकेश जाने आने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली से देहरादून तक आया हुआ हूँ, तो इसमें हम लोग अभी E1 में है, E1 कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी फुल्ली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है। और उसके बाद में देखते हैं तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह में दिया हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप लगातार बने हुए। सुदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर के, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली और देहरादून की जो दूरी है वो आगे आने वाले समय में कम होती नजर आएगी और सीधे तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा? जी देखिए, 25 तारीख से वंदे भारत ट्रेन की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। आज इसका ट्रायल हो चुका है। दिल्ली देहरादून और देहरादून से दिल्ली इसका सफर होगा। देखिए, मुख्यमंत्री बीते दिनों जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। हालांकि राज्य सरकार का प्रपोजल ये था कि उनको देहरादून से बनारस तक एक ट्रेन सीधी मिल जाए, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज जैसी ट्रेनें मिलती हैं। देखिए, दिल्ली देहरादून के बीच ट्रेनों के कई विकल्प हैं, शताब्दी, जनशताब्दी और अब वंदे भारत आ गई। इसके अलावा एसी स्पेशल है। परंतु जो उत्तराखंड से उत्तर भारत को, पूरब को जो जोड़ती ट्रेनें, उनकी संख्या कम है और कोहरे के समय कई ट्रेनों का संचालन करीब 3 माह के लिए बंद हो जाता है। परंतु शायद ये प्रपोजल किन्हीं कारणों से, कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे, कुछ और वजह रही होगी, जो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। परंतु अब जो एक नई ट्रेन आ रही है, इससे भी लोगों को बड़ा फायदा होगा। 4.5 घंटे में उनकी दूरी दिल्ली की पूरी होगी और एक बहुत अच्छी ट्रेन है जो बहुत सुख सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय रेल मंत्री इसके उद्घाटन में आ सकते हैं देहरादून। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट द्वारा इसको ग्रीन सिग्नल देंगे, जबकि देहरादून में हरी झंडी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे। तो जो देहरादून से चलने वाली ट्रेन है, जो फ्लीट है, उसमें एक और ट्रेन का इजाफा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। G20 समिट के लिए विदेशी डेलीगेट्स का उत्तराखंड पहुंचना अब शुरू हो चुका है। मंगलवार को समिट में हिस्सा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दी गई। दे रहे कलाकारों को भी देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों संग सुंदर नृत्य किया। देवभूमि की संस्कृति को देख विदेशी मेहमान गदगद नजर आए।
वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में राज्य में विभाग द्वारा राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सरकार के सामने विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाना एक बड़ा टास्क भी है। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त विभाग, जीएसटी से जुड़े अफसरों के साथ साथ कई विभागों के प्रमुख भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक से पहले बताया कि राज्य सरकार विभागवार राजस्व अर्जित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, लगातार हमारे उत्तराखंड का राजस्व कैसे बढ़े, और समय समय पे मैं भी बैठ के लेता रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें चाहे हमारा वित्त विभाग हो, चाहे स्टैम्प का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, एक्साइज डिपार्टमेंट का हो, और उसी प्रकार वाटर टैक्स, पावर, फॉरेस्ट, माइनिंग, ये सभी विभागों की आज बैठक ली जा रही है। और जिस प्रकार से राजस्व हम किस प्रकार से अपने अपने विभागों का बढ़ा सकते हैं, उसकी समीक्षा तो होगी, लेकिन कैसे हम वो कदम भी उठाएंगे उसकी भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मेरे अपने डिपार्टमेंट हैं, चाहे SGST का हो, नॉन GST का हो, स्टैम्प का हो, तो इन तीनों में हमने पिछले जो वर्ष गए हैं उसकी तुलना में आप जानते हैं कि लगातार मेरे विभागों में राजस्व की बढ़ोतरी तो हुई है। जिस वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने मसूरी में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि जब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तब तब केंद्र में भी उसकी सरकार आती है। हरीश रावत ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरीश रावत ने कहा कि धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का हश्र सब देख रहे हैं। बीजेपी भारत को भी उसी रास्ते पर ले जा रही है। हरीश रावत ने देश की जनता से अपील की है कि कांग्रेस को मजबूत कर लोकतंत्र को मजबूत करें और देश को बचाने में अपना अहम योगदान दें। एक 55 साल से लोकतंत्र के सेवक ने और उत्तराखंड के सेवक ने अपने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस को ताकत दीजिए, उसके कार्यक्रमों में भाग लीजिए, ताकि देश की प्रजातंत्र की गाड़ी ठीक से चल सके। कमर कसेंगे कब वक्त आएगा। और मैं अपनी तरफ से जो है एक 51 जगह इस तरीके की छोटी छोटी पद यात्राएं करके ये अपीलें बांट रहा हूँ, अपने हाथ से बांट रहा हूँ। संकेत दिया है कि आप कांग्रेस के रास्ते पर लौटो, और जब जब कर्नाटक ने संकेत दिया है तब तक केंद्र में कांग्रेस की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मसूरी के एक होटल में उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व IAS विनोद शर्मा, मशहूर लेखक गणेश शैली, सतीश एकांत, जयप्रकाश उत्तराखंडी सहित कई स्कूल के प्रोफेसर, शिक्षक और कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे। हरीश रावत की ओर से लिखी गई 654 पन्नों की किताब में 93 अध्याय शामिल किए गए हैं। पाखी प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। इसमें उनके बचपन से लेकर जवानी और अब तक की राजनीतिक यात्रा का सिलसिलेवार उल्लेख करने के साथ ही उत्तराखंडियत के तमाम पहलुओं को छुआ गया है। गोष्ठी में हरीश रावत ने लोगों से भी किताब को पढ़कर अपने विचार और सुझाव देने की अपील की है। को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आज मसूरी आया हूँ, और मैंने तय किया है कि मैं उत्तराखंड के सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख लोगों के बीच में अपनी इस पुस्तक को इंट्रोड्यूस करूँगा कि आखिर उत्तराखंडियत है क्या। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम उत्तराखंडियत के चारों तरफ अपने विकास का, अपनी आगे की यात्रा का मॉडल खड़ा नहीं करेंगे तो हम एक स्टेरियोटाइप स्टेट के रूप में, ऐसे स्टेट के रूप में रह जाएंगे जिस स्टेट के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। वहीं हरिद्वार में लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित टांडा भागमल गांव के पास खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे का इलाज चल रहा है। हादसा होते ही पेशे से शिक्षक कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में रोजाना अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर जैसे बड़े वाहन गांव से होकर गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई न होने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
बहुत ही दुखद घटना है। गांव के ही एक व्यक्ति का ट्रैक्टर था, जिससे कि एक हमारे टीचर थे और उनके साथ जो छोटे बच्चे जा रहे थे, तो ट्रैक्टर से उनके स्कूटी की सडनली एकदम टक्कर हो गई थी, जिसमें कि जो टीचर थे, गांव के टीचर थे, और जो एक छोटा बच्चा था 4 साल का, उनकी डेथ हो गई है और एक बच्ची घायल है, वो भी स्टेबल है और ठीक है। तो जो भी चीज़ है बहुत दुखद है। रेफ़र किया गया? हाँ, नहीं, बच्ची जो घायल है उनको जलीग्रांट रेफर किया गया है। वहीं 2000 के नोट जमा करने का सोमवार को पहला दिन, और जिसके बाद बैंकों में लोग 2000 के नोट जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून में भी 2000 का नोट जमा करने के लिए बैंकों से अलग से काउंटर बना दिया गया है, ताकि लोगों की ज्यादा भीड़ होती है तो बैंक कर्मचारियों सहित आम लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि आज सामान्य तौर पर ही बैंक में लोग पहुंच रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राम प्रमोद आनंद ने बताया कि उत्तराखंड में उनकी 41 शाखाएं हैं। सभी शाखाओं में 2000 के नोट वापस करने की व्यवस्था की गई है और अलग से काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक काउंटर पूछताछ के लिए भी तैयार किया गया है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 2000 के नोट आज से बदले जा सकेंगे और 2000 रुपए का जो नोट बदलेगा उसे 500, 200 या 100 के नोट मिल सकेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं आप जिस बैंक ब्रांच में जाएं वहां आपका खाता हो। 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसे सबमिट करके आप नोट अपने बदल सकते हैं। इस वक्त मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में राजपुर रोड पर हूं। सुबह से कुछ लोग यहां नोट बदलवा के गए, परंतु इतनी भीड़ या इतनी क्योस जैसी स्थिति नहीं है कि लोगों में डर भय हो, क्योंकि आरबीआई पहले ही साफ कर चुका है कि सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं और सितंबर के बाद भी नोट बदले जाने की जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये सेंट्रल बैंक का एक नज़ारा है और राजधानी देहरादून के करीब करीब सभी बैंकों में ऐसी ही स्थिति है। लोग तो नोट बदलने आ रहे हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत सीमित है। यदि आप भी बैंक जा रहे हैं नोट बदलने, तो सितंबर तक का समय है। आप अपनी निकटतम किसी भी शाखा में जा सकते हैं, भले ही आपका वहाँ खाता ना हो। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और किसान खाता धारक यदि आप हैं तो किसान कार्ड आपके पास हो तो वो आईडी के तौर पर लगाकर आप भी नोट बदल सकते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के अलावा कृषक और स्टेक होल्डर मौजूद रहे। इस बैठक में कृषकों और स्टेक होल्डरों के बीच MOU साइन हुआ, तो वहीं जैव विविधता को नोडल बोर्ड बनाया गया। बता दें कि इस बोर्ड का गठन 2006 में हुआ था, लेकिन आज तक उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई थी। आज हुई बैठक में शेयरिंग फंड पर चर्चा हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 5 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही टेस्टिंग लैब्स भी स्थापित किए जाएंगे। इस राज्य में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे इंडस्ट्री हैं, जो उत्पादक है और जो कंज्यूम करता है, यानी उनके बीच में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक समन्वय बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2006 में यहाँ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन हुआ था और आज ये पहली मीटिंग इस तरह की हुई है, ताकि किसान के हितों को भी संरक्षण मिले और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एक क्वालिटी रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। इसको देखते हुए जो अभी तक मुझे बताया गया कि 7,991 BMC जिस राज्य में सारी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत हों या जिला पंचायत हों और या नगर पंचायत या नगर पालिकाएँ हों, बनाई गई हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और जो भी समस्याएं हो रही हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। उस पर खेती पे भी असर पड़ रहा है, उस पर फॉरेस्ट जो है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा ये मानना है कि मानना नहीं, ये प्रूव भी हुआ है कि जब तक हम लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक वन विभाग की कोई भी योजना जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। वहीं अल्मोड़ा जिले में गोट वैली योजना के तहत विकासखंड हवलबाग में 100 किसानों को चिन्हित किया गया है और जिले योजना में पशुपालन विभाग को बजट आवंटित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोट वैली स्कीम को लागू किया गया है, जिसके तहत जिन किसान के पास बकरी पालन की व्यवस्था है उन्हें जोड़ा गया है। साथ ही जिनके पास बकरी पालन की व्यवस्था नहीं है उन्हें बकरी पालन करने के लिए बकरी बाड़ा बनाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है ताकि किसानों को लाभ मिल सके, पलायन पर अंकुश लग सके।